प्रजनन या रिप्रोडक्शन। जनन या प्रजनन का अर्थ होता है कि जीवों के द्वारा अपने ही तरह के नए जीवों या नई पीढ़ी को जन्म देना, यानी अपनी ही तरह के नए जीवों को उत्पन्न करना या जन्म देना प्रजनन कहलाता है। यह जीवों की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है और यह सभी जीवों में पाया जाता है। इसी के कारण जीवों का अस्तित्व पृथ्वी पर बना हुआ है। प्रजनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन। चलिए इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। एसेक्सुअल या अलैंगिक जनन एक जनकी होता है, यानी कि इसमें एक ही जनक होता है, जबकि लैंगिक प्रजनन द्विजनकी या दो जनकों पैरेंट वाला होता है, यानी कि इसमें दो पैरेंट होते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मकों या गैमेट का निर्माण नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन भी नहीं होता, क्योंकि इसमें युग्मकों का निर्माण ही नहीं होता, जबकि लैंगिक जनन में युग्मकों के मिक्स होने के कारण निषेचन की क्रिया होती है। अलैंगिक जनन से उत्पन्न होने वाले संतान अपने जनकों के आनुवांशिक लक्षणों युक्त होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में संतानें जनकों से आनुवांशिक रूप से भिन्न होते हैं। अलैंगिक जनन में विकास की संभावना कम होती है, जबकि लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है, जिसके कारण इनमें विकास की संभावना अधिक होती है। अलैंगिक जनन सूक्ष्म और कम विकसित जीवों में पाया जाता है, जबकि लैंगिक जनन विकसित जीवों में पाया जाता है। चलिए अलैंगिक जनन को विस्तार से समझते हैं। अलैंगिक जनन में युग्मक या गैमेट का निर्माण नहीं होता, इसलिए इसे अयुग्मक जनन भी कहते हैं। इसमें एक ही जनक या पेरेंट होता है और बिना निषेचन के ही नए संतानों की उत्पत्ति होती है। यह निम्न विधियों द्वारा संपन्न हो सकता है या होता है। पहला, विभाजन या विखंडन द्वारा। यह अलैंगिक जनन का सबसे सरल विधि है। इसमें जीव किसी भी तल से कोशिका विभाजन द्वारा दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है और प्रत्येक कोशिका एक नए जीव की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यह नॉर्मली एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे पैरामीशियम, अमीबा इत्यादि। दूसरा है कलिकायन। कुछ जंतुओं के शरीर पर छोटे छोटे प्रवर्ध या आउटग्रोथ विकसित होते हैं, जो बाद में शरीर से पृथक होकर स्वतंत्र रूप से विकसित होकर नए जीव की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे हाइड्रा, साइकॉन। तीसरा, बीजाणुओं या स्पोर्स द्वारा। यह प्रायः शैवाल तथा कवकों आदि में पाया जाता है। इसमें जीवों के शरीर के अंदर या बाहर बीजाणुओं का निर्माण होता है, जो चल या अचल हो सकते हैं और अनुकूल परिस्थिति में विकसित होकर नया जीव बना लेते हैं, जैसे क्लेमाइडोमोनास इत्यादि में। चौथा, खंडन या फ्रेगमेंटेशन। इसमें जीव का शरीर किसी बाहरी कारण से दो या दो से अधिक भागों में कट जाता है या टूट जाता है तथा प्रत्येक भाग वृद्धि करके विकसित होकर नया जीव बना लेता है, जैसे रिक्सिया, मार्केंसिया आदि। पांचवा, वर्धी प्रजनन। यह पौधों में पाया जाता है, जिसका मतलब होता है कि पौधे के पुष्प या लैंगिक अंग को छोड़कर इसके किसी भी हिस्से या अंग से नए पौधे का बनना या विकसित होना वर्धी प्रजनन कहलाता है। जैसे कई पौधों में जड़ों से नए पौधे विकसित हो जाते हैं, जैसे शकरकंद, सतावर, डहेलिया आदि। कुछ पौधों में तनों से नए पौधे विकसित हो सकते हैं, जैसे अमरबेल, गन्ना। तो कुछ पौधों से पत्तियों के द्वारा भी नए पौधे विकसित हो जाते हैं, जैसे अजूबा या ब्रायोफाइलम, बिग्नोनिया आदि। यानी कि पौधे के बीज या पुष्प को छोड़कर किसी भी भाग से नए पौधे का बनना वर्धी प्रजनन कहलाता है। चलिए कुछ कृत्रिम वर्धी प्रजनन के बारे में जानते हैं, जो इंसानों के द्वारा विकसित किए गए हैं, जैसे कलम या कर्तन द्वारा। इस प्रक्रिया में पौधे के 1 वर्ष पुरानी शाखा के 7 से 10 इंच भाग को काट लेते हैं तथा उसके पत्तियों को हटा देते हैं। इस कटी हुई शाखा को 45 अंश के कोण पर लगभग 1/2 भाग को मिट्टी में गाड़ देते हैं, जिससे कुछ दिनों बाद दबे हुए भाग से जड़ का विकास होने लगता है और वायवीय भागों से कलियां निकलने लगती हैं और यह नए पौधे के रूप में विकसित हो जाता है। इस विधि का उपयोग 1 वर्षीय या बहुवर्षीय शाकी या लता प्रकृति वाले पौधों में किया जाता है, जैसे गुलाब, गुड़हल, अनार आदि। दूसरा, लेयरिंग या दाब लगाना। इस प्रक्रिया में पौधे की शाखा को काटा नहीं जाता, बल्कि उसे थोड़ा झुकाकर थोड़े से स्थान से छाल को हटाकर मिट्टी में दबा देते हैं, जिससे दबे हुए भाग से जड़ निकल जाते हैं और इसे मातृ पौधे से अलग कर नया पौधा विकसित किया जा सकता है, जैसे सेब, नाशपाती, अमरूद, संतरा आदि में। तीसरा, गूटी निर्माण या गूटिंग द्वारा। इस प्रक्रिया में डाल के ऊपर थोड़ी मिट्टी को लपेटकर गांठ या गूटी बनाया जाता है। इसके लिए चुने हुए शाखा पर 2 से 4 सेंटीमीटर भाग के छाल को छीलकर हटा देते हैं तथा इसमें नम मिट्टी रखकर प्लास्टिक या टाट लपेट देते हैं और इसे बांध दिया जाता है। यह प्रायः वर्षा ऋतु में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस मिट्टी में नमी बनाए रखना जरूरी होता है और 2 माह के अंदर गूटी क्षेत्र में जड़ें निकलने लगती हैं और इसे काट कर नए पौधे के रूप में विकसित कर लिया जाता है, जैसे नींबू, संतरा, अमरूद, कटहल, लीची आदि में। चौथा, ग्राफ्टिंग या रोपण। इसमें एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा रोपित किया जाता है या ग्राफ्ट किया जाता है। मेन प्लांट को स्टॉक तथा जिसे रोपित किया जाता है उसे सायन कहते हैं। इस विधि में स्टॉक के ऊपर खांच बनाकर सायन को रखकर बांध दिया जाता है, जिससे कुछ ही दिनों में वह उससे जुड़ जाता है, जैसे आम, नींबू, चीकू, अंगूर
चेरी आदि में। इसी प्रकार कलिकायन, सूक्ष्म प्रसारण, इनार्चिंग जैसे अनेक प्रोसेस हैं जिनसे आर्टिफिशियल तरीके से पौधों में अलैंगिक जनन कराया जा सकता है। चलिए जानते हैं अलैंगिक जनन से क्या लाभ और हानियां हैं। अलैंगिक जनन के निम्न लाभ होते हैं, जैसे यह एक जनकीय है जिससे संतति अपने जनक की तरह ही होते हैं। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता, यानी कि एनर्जी और समय की बचत होती है। इसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अधिक संख्या में संततियों का निर्माण होता है। यह सरल विधि है जो जीवों को आसानी से फैलने या प्रसारित होने में मदद करता है, जबकि इससे कई हानियां भी हैं, जैसे इसमें विकास की संभावना कम होती है। ऐसे पौधों में जल्दी अनुकूलित होने की क्षमता नहीं होती। इनमें निषेचन भी नहीं होता, जिससे विभिन्नता भी नहीं आती। आशा है कि आपको अलैंगिक जनन के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कमेंट कीजिए, और लैंगिक जनन के ऊपर भी हम अगला वीडियो जल्द ही लाने वाले हैं, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।